हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का न्यू सेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का अकार्बनिक रसायन, जिसमें आप लोग को फर्स्ट लेसन जो है, जो सिलेबस में फर्स्ट लेसन है वह जो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। दूसरा है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा आप लोग को जो पढ़ना है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। और चौथा जो है जो उप सहसंयोजक यौगिक, या इसको जटिल यौगिक भी कहते हैं, या इसको समन्वय यौगिक भी कहते हैं। यानी कि हम लोग को इनऑर्गेनिक में 4 लेसन पढ़ना है, जिसमें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है। दूसरा जो है जो पी ब्लॉक के तत्व है, और तीसरा जो है जो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व है, और चौथा जो है जो उप सहसंयोजक यौगिक है। हम लोग को 12th क्लास में इनऑर्गेनिक में मात्र 4 लेसन पढ़ना है। अगर देखिएगा सिलेबस के अनुसार से तो आप पहला लेसन के जोड़ दीजिए, तीसरा लेसन के जोड़ दीजिए, और चौथा लेसन के जोड़ दीजिए। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला, तीसरा, चौथा एक साथ जितना पढ़ना है उतना केवल दूसरा लेसन में पढ़ना है, यानी कि पी ब्लॉक में पढ़ना है। यानी कि कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा लेसन कौन है? पी ब्लॉक के तत्व है। इससे बड़ा लेसन इनऑर्गेनिक में नहीं है। तो सबसे बड़ा लेसन पी ब्लॉक के तत्व है, तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम स्टार्ट करेंगे। तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं उसके प्रक्रम जो क्या है 12th केमिस्ट्री है। 12th केमिस्ट्री है जिसका पार्ट 1 है। 12th केमिस्ट्री है जिसका पार्ट 1 है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं उसके प्रक्रम। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोई भी धातु जो है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है या संयुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में यानी फ्री पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में यानी किसी के साथ पाया जाता है। अगर बात किया जाए तो अगर आप सबका बात मानते हैं तो आप संयुक्त अवस्था में हैं। अगर आप किसी का ही बात नहीं मानते हैं तो आप मुक्त अवस्था में हैं। कोई कहेगा कि उधर नहीं जाना, तो कहेगा तू काहे बोला उधर नहीं जाना, उधर ही हम जाएंगे, उल्टा काम करेगा सबके सब। तो मन हुआ तो क्रिकेट खेलने निकल गया, मन हुआ तो पढ़ने नहीं आया, मन हुआ तो कुछ भी कर सकता है, मुक्त है, फ्री है ये। अब यही है, एक होता है मुक्त अवस्था और एक होता है संयुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था में कहता है कि वैसे धातु जो कम क्रियाशील होते हैं, वैसे धातु जो कम क्रियाशील होते हैं और इस पर कोई वायुमंडलीय प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई वायुमंडलीय प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वह धातु कौन अवस्था में होता है? मुक्त अवस्था में होता है। तो वह धातु मुक्त अवस्था में होता है। जब कोई धातु कम क्रियाशील होता है और वह जिस पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, वायुमंडलीय प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह धातु कौन अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे मान के चलिएगा तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सब जो धातु है जो कौन अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखिएगा सोना को बार बार ग्रिल जैसा पेंट नहीं करना पड़ता है। कैसे आप लोग को खिड़की वगैरह अगर ग्रिल का हो तो उसमें एकदम पेंट करते रहते हैं, साल साल फिर एकदम पेंट करते रहते हैं ताकि वो खराब ना हो। ऐसा तो नहीं है कि सोना किन के लाए बाजार से, कुछ बनवा के लाए सोना का, और उस पर कहा कि सरेस लेके आए, उधर से पेंट और थिनर,
एकदम धर के एकदम उसको एकदम छोड़ा दिए, एकदम सोना के एकदम दम धर के छोड़ा दिए, एकदम धर के पेंट मार के एकदम धर के पहन दिए, एकदम शादी ब्याह में चमक रहा है सोना। ऐसा तो नहीं होता। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एक होता है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था कहता है वैसे धातु जो अधिक क्रियाशील होते हैं और इस पर वायुमंडलीय इफेक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट पड़ता है, तो वह धातु जो होता है जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये वायुमंडलीय इफेक्ट क्या है? तो ऑक्सीजन से भी क्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी क्रिया कर रहा है, पानी से भी क्रिया कर रहा है। यानी कि वायुमंडल में जितना कुछ है उससे अगर क्रिया करेगा, उसके कारण जो प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वही जो है जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है, वायुमंडलीय प्रभाव होता है। तो वैसा धातु जो अधिक क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है वह धातु संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, जस्ता है संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। ये सब धातु कौन अवस्था में पाए जाते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम लोग को टॉपिक है खनिज। हम लोग को टॉपिक है खनिज। तक खनिज जो है जो कहता है, हम लोग का टॉपिक हम लोग का जो टॉपिक है जो खनिज है, कहता है पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले वे अकार्बनिक पदार्थ, वे अकार्बनिक पदार्थ जिसका निश्चित संगठन होता है, जिसका संगठन जो है जो क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर होना चाहिए, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ, न कि कार्बनिक पदार्थ। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जिसका संगठन निश्चित हो, यानी कि निश्चित रूप से वह संगठन में हो, इकट्ठा हो, ढेर सारा हो। ये नहीं कि कुछ खन रहे हैं उसमें से 1 रुपया का सिक्का निकल गया, तो आप लोग कहेंगे कि अरे यहाँ पर तो ढेर सारा खनिज है, 1 रुपया का एक सिक्का निकल गया तो खनिज है? खनिज नहीं है। उसी जैसे कि हम लोग खनते हैं अंदर बहुत सारा, हाल में ही यूपी में सोना मिला था ढेर सारा, तो वह खनिज है, 2 जगह मिला था। तो कहता है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे अकार्बनिक पदार्थ जिसका संगठन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें अशुद्धि अधिक मात्राएं पाई जाती है। खनिज में अशुद्धि पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, तो उसमें अशुद्धि जो है ढेर सारा पाया जाएगा। और सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो अयस्क क्या है? तो अयस्क क्या है? तो कहता है कि वैसा खनिज जिससे धातु, वैसा खनिज जिससे धातु कम खर्च एवं सुविधापूर्वक, कम खर्च एवं सुविधापूर्वक प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी कि पृथ्वी में अकार्बनिक पदार्थ है, अगर उसका संगठन निश्चित होगा तो उसे क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। और वैसा खनिज जिससे धातु कम खर्च में एवं सुविधापूर्वक प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। यानी कि खनिज ले रहे हैं और खर्चा कम लगे, फायदा ज्यादा हो, मुनाफा ज्यादा हो, तो वैसे धातु को अयस्क कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई खनिज निकाले, मार्केट में 2 तरह के चल रहा है, हम दूसरा जगह से निकाले हैं खनिज के, उस खनिज को हम लोग को धातु के निकालने में मान लेते हैं
कि 200 रुपया खर्च आया, और एक बाजार में जो है जो उतना ही वैसा ही जस्ट सेम है 100 रुपया में बेच रहा है, तो आपका कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। जब सबका दाम है तो उसी प्रकार से दाम है। जैसे कि आप लोग कहीं पहाड़ है तो पहाड़ है तो वहां पे लोहसन पत्थर होता है, लोहा वाला पत्थर होता है। अगर वह लोहा वाला पत्थर कम खर्चा में आ गया तो अयस्क के कैटेगरी में आएगा, लेकिन वही बहुत ज्यादा पैसा में आएगा तो अभी तत्काल अयस्क के कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जिसका निश्चित संगठन होता है उसे खनिज कहते हैं, और वैसा खनिज जिससे धातु कम खर्च एवं सुविधापूर्वक प्राप्त किया जाए उसे अयस्क कहते हैं। खनिज में अशुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अयस्क में अशुद्धि कम मात्रा में पाई जाती है। खनिज में अशुद्धि कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अयस्क में अशुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अयस्क में अशुद्धि कम मात्रा में पाई जाती है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यानी कि खनिज से ही अयस्क बनता है। खनिज से ही क्या बनता है? अयस्क बनता है। जब खनिज से ही अयस्क बनेगा तो जिसमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, कहें कि अयस्क के कैटेगरी में नहीं होगा, लेकिन अयस्क जो है जो खनिज से ही बनता है, जब भी कोई अयस्क बनेगा तो खनिज जरूर होगा। यानी कि खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। बात सेम है कि सभी दादा पोता हो सकता है, लेकिन सभी पोता बाबा नहीं हो सकता है। वही वाला बात कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन पूछता है खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें, तो क्या करेंगे? एक तरफ खनिज और एक तरफ अयस्क, एक तरफ खनिज और एक तरफ अयस्क। इसमें क्या कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे अकार्बनिक पदार्थ जिसका निश्चित संगठन होता है उसे खनिज कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? वैसा खनिज जिससे धातु कम खर्च एवं सुविधापूर्वक प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें अशुद्धि अधिक मात्रा में होती है, इसमें अशुद्धि कम मात्रा में होती है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। 2 नंबर दे देगा। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं अयस्क के प्रकार। ऐसे अयस्क का प्रकार बहुत सारा है। सल्फेट अयस्क है, बहुत सारा अयस्क है, बहुत सारा अयस्क है, लेकिन हम लोग मुख्यतः 4 लेकर चले हैं। सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क। 4 अयस्क हम लोग लेकर चले हैं। लेकिन ऐसे अयस्क जो होता है बहुत सारा होता है। सल्फेट अयस्क होता है, सिलिकेट अयस्क होता है, फॉस्फेट अयस्क होता है, बहुत सारा होता है। लेकिन हम लोग 4 लेकर चले हैं। सबसे पहले है सल्फाइड अयस्क, उसके बाद है ऑक्साइड अयस्क, उसके बाद है कार्बोनेट अयस्क, उसके बाद है हैलाइड अयस्क। अब देखिएगा सल्फाइड सल्फाइड अयस्क, एक होता है सल्फाइड अयस्क, एक लिखे ऑक्साइड अयस्क, एक लिखे कार्बोनेट अयस्क, और एक लिखे हैलाइड अयस्क। सल्फाइड यानी कि इसमें लास्ट में क्या रहेगा? S। ऑक्साइड इसमें क्या रहेगा? O, धातु के बाद लगभग मानिएगा। इस कार्बोनेट इसमें क्या रहेगा? CO3। और हैलाइड इसमें क्या रह सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चारों में से कुछ भी रह सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कुछ भी रह सकता है। तो सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क। तो सबसे पहले सल्फाइड अयस्क के उदाहरण में चलें तो ZnS। ZnS देखे तो सल्फाइड अयस्क है कि नहीं है?
ZnS को क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड कहते हैं, यानी कि जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, ZnS होता है। अब कह देगा कॉपर पाइराइड्स, कॉपर पाइराइड्स, देखिए तो सल्फाइड अयस्क है कि नहीं, सल्फाइड अयस्क है। कह देगा कॉपर ग्लास Cu2S सल्फाइड अयस्क है कि नहीं है, है। ट्रिक बता रहे हैं, गैलेना सल्फाइड अयस्क है कि नहीं है। सिनेमा सल्फाइड अयस्क है कि नहीं है। तो जिसमें लास्ट में देख रहे हैं कि सल्फर है, एस है, गंधक है, तो वह कौन अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। कह देगा कि सल्फाइड अयस्क है ऑप्शन ए ZnS, ऑप्शन बी ZnO, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क। इसमें सल्फर है नहीं है, इसमें सल्फर है नहीं है, इसमें सल्फर है सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क जिसमें सल्फर रहेगा, यानी कि जिंक ब्लेंड का सूत्र पूछेगा तो ZnS, कॉपर पाइराइड CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, गैलेना PbS, सिनेबार SgS। अब देखिए ऑक्साइड अयस्क, कौन है ऑक्साइड अयस्क, तो हेमेटाइट Fe2O3 लास्ट में ऑक्सीजन, लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या है, सर ऑक्साइड अयस्क, क्या है, ऑक्साइड अयस्क। मैग्नेटाइट लास्ट में ऑक्सीजन है, ऑक्साइड अयस्क है। क्यूप्राइड लास्ट में ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्साइड है। पाइलोसाइड लास्ट में ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है। जिंकाइड लास्ट में ऑक्सीजन है, ऑक्साइड अयस्क। तो जिसके लास्ट में सल्फर रहेगा सल्फाइड अयस्क, जिसमें लास्ट में ऑक्सीजन रहेगा ऑक्साइड अयस्क, जिसमें लास्ट में CO3 रहेगा, जिसके लास्ट में CO3 रहेगा वह कौन अयस्क होगा, कार्बोनेट अयस्क होगा। जैसे कि ZnCO3, ZnCO3 कार्बोनेट अयस्क, MgCO3 कार्बोनेट अयस्क, लाइमस्टोन CaCO3 कार्बोनेट अयस्क, सीडेराइट FeCO3 सल्फाइड कार्बोनेट अयस्क। तो लास्ट में CO3 रहे, कार्बोनेट रहे, तो वह कौन अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्क रहता है। यानी कि बताए थे कि धातु जो है जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो देखिए तो धातु जस्ता है, सालाट में क्या है, सल्फर है साथ में, तो संयुक्त अवस्था में, कौन अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में, क्योंकि उसमें कॉपर, लोहा और सल्फर तीनों है, यही संयुक्त अवस्था में, तो यही संयुक्त अवस्था है। लेकिन जब धातु अकेले रहे तो वह कौन अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में होता है। चलिए आगे देखते हैं, हैलाइड अयस्क, कौन है, हैलाइड अयस्क। तो कार्योलाइट, हैलाइड अयस्क में कौन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो कार्योलाइट Na3Al F आया, फ्लोरीन आया, यानी कि हैलाइड अयस्क है। फ्लोरोस्फार लास्ट में F आया, तो कौन अयस्क है, हैलाइड अयस्क है। रॉक साल्ट NaCl लास्ट में Cl आया, तो कौन अयस्क है, हैलाइड अयस्क है। तो क्लियर होगा कि सल्फाइड अयस्क में सल्फर रहेगा, ऑक्साइड अयस्क में ऑक्सीजन रहेगा, कार्बोनेट अयस्क में CO3 रहेगा, हैलाइड अयस्क में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन रहेगा। सल्फेट अयस्क में SO4 रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो जैसा कि दे दिए Al2O3 कौन अयस्क है, तो ऑक्साइड अयस्क है, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। AgCl कौन अयस्क है, तो हैलाइड अयस्क है। क्यों है, क्योंकि इसमें लास्ट में Cl है। तो हम लोग आज देखें कि खनिज और अयस्क मुख्य रूप से हम लोग देखे हैं, तो अगला क्लास में आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।